तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम मॉर्निंग में तो डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज की। उसका वीडियो मैंने आपको आज डाल दिया। इसके बाद मैंने एक नया नया कोर्स टाइप चलाया था, जिसको कहेंगे हम बेसिक या ऑल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी एग्जाम के लिए। आपको जिसको जो पढ़ना है, जिसको जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या सिलेबस में है, उसको वो पढ़ सकता है। तो इसके हमने पहला चैप्टर चल रहा था हमारा, कौन सा, इंट्रोडक्शन। हम अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों, और शायद हो सकता है जो हम पढ़े उसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन न भी आए, लेकिन इंट्रोडक्शन हमेशा समझना जरूरी है। आप जब तक बेसिक एक एक कंसेप्ट नहीं समझोगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने कल बताया, आप उसको नहीं समझोगे तो आगे फिर इंडस्ट्री नहीं पढ़ सकते ना। इकोनॉमी ऑफ द स्किल नहीं पढ़ोगे तब तक आप, जब हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर उसमें काम आएगा वो। तो बेसिक बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए इससे क्वेश्चन, लेकिन आगे का समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इजी बनाने के लिए ये बेसिक बेसिक चीज़ें चाहिए। अभी मैं आज आपको ईयर के बारे में पढ़ाऊंगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, लेकिन समझना जरूरी होता है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की तरफ। कल हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। इसके बाद हमने मौसमी जो स्टैटिकल मिनिस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। एनएसओ के बारे में जान लिया था। एनएसओ इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। जितने भी डेटा जारी करता है, अभी जब जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जीडीपी, तो मैं बताऊंगा जीडीपी को कौन कैलकुलेट करता है। तो एनएसओ करता है, उसकी मेथड होती है 3, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे अब बेसिक बेसिक चीजें मैं पढ़ाया चाहता हूँ, मैं इसको ना काट देता, कटिंग कर सकता था, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पढ़ाने की। लेकिन फिर जब हम आगे पढ़ेंगे चीजों को, तो हम मैं बताऊंगा एनएसओ डेटा जारी करता है जीडीपी का। तब आप पूछोगे एनएसओ कौन है, तो हमने पूरा देख लिया ना, मौसमी का पूरा कहानी सुन ली, फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी सुन ली। जब हम बजट पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि भाई बजट कौन बनाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है। तब फिर आप क्या रहते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है कि डी क्या चीज है, तो हमने पहले सब सीख लिया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के बारे में जान लिया, आईएसआई के बारे में जान लिया। ये आईएसआई पाकिस्तान वाली नहीं है, ये हमारा देश का सबसे गर्व है, प्राउड है। हमारे देश का क्या है, प्राउड है, बहुत अच्छा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है दोस्तों। आईआईटी के इक्वली मान लो इसको। स्टैटिस्टिकल के फील्ड में तो ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। कॉमर्स इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, जिसके कई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री है, इंटरनल ट्रेड, ये डीपीआईआईटी का हर जगह जिक्र होगा। फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो मैं अब आगे फिर नहीं बताऊंगा कि ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, मैं सीधा कहूंगा डीपीआईआईटी ने ये काम किया। अब आप अपने आप समझ जाना। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, इसके अटैच ऑफिस से बहुत काम आएंगे। डीजीएफटी, जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देश के लिए कौन बनाता है। विदेश व्यापार की जो नीति है ना, वो बनाता है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तब मैं नहीं बताऊंगा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तब आप समझ जाना अपना कि किसके अंडर में आता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जब हम डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे तो डब्ल्यूटीओ में मैं बताऊंगा कई सारे टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, एडिशनल काउंटर वेलिंग मेजर वगैरह है उसमें। तो उसको लगाने के लिए ये जांच करता है पहले डीजीटीआर। तो मैं तब जब डीजीटीआर पढ़ाऊंगा तब फिर आप अपने आप समझ जाना कि हम क्या बात कर रहे हैं। सीजीपी, डीटीएमए, डीजीसीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्स इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये कई सारी संस्था मैंने बोर्ड बनाए थे। ये बोर्ड तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रट लेना इनको। फिर एपीडा के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब बताएंगे कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए देश में नोडल संस्था कौन सी है, तो ये एपीडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक एमपीडाई होता है जब हम मरीन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य पालन के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ बताएंगे कि भाई जो सी से है ना रिसोर्सेज होते हैं, मछली वगैरह, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए एमपीडा एक संस्था है। तो ऐसे तब आप अपने आप समझ जाना कि कहाँ आ रहे हैं। ये पूछे थे एग्जाम में कि एपीडा कौन सी संस्था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, एमपीडा किसके अंडर में आती है, सीजीसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों जो बात करेंगे वो करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका पूरा हर एग्जाम में लगभग सिलेबस होता है। आपके जो जितने भी एग्जाम में सिलेबस होंगे तो उसमें ये देखते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, 3 चीजें लिखी रहती है सिलेबस में हमेशा से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। तो ये बेसिकली क्या होता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है। देखो इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में होता है प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है ना, आर्थिक गतिविधियां। चलो इसके पहले एक चीज और समझा देता हूं मैं। एक्टिविटीज 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधियां, देश में कहते हैं ना कि देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ रही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सिंपल एक मतलब है कि कोई काम करो बदले में पैसा मिले। क्या करो, कुछ वर्क किया बदले में क्या मिला, पेमेंट मिला। मैं कोचिंग में पढ़ाया, बदले में कोचिंग पढ़ाने मुझे पैसा दिया। मैं इंडस्ट्री में फैक्ट्री में काम करने गया, बदले में मुझे मजदूरी मिली। मैं किसान था, मैंने खेती में पैदावार किया, बदले में मुझे पैसा मिला। तो ऐसे भी कोई भी एक्टिविटीज, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके बदले में पैसा मिल रहा है, मनी मिल रही है, रुपी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमी का पूरा सिद्धांत ही पैसे का है। यहाँ पे कोई ऐसे दान दक्षिणा में भाई ने भाई को दान कर दी, वैसी चीजों के बारे में यहाँ टाइम नहीं है। ऐसी चीजें यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। जहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर तो पैसे का मैटर होना चाहिए, कुछ काम करो बदले में कुछ पैसा मिले, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक जहाँ पे क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता। अब आप कहोगे ऐसा तो कोई काम नहीं देखा। हमारी मदर है, किचन में खाना बनाती है, वहां पैसा मिलता है, लेकिन कोई मेड, कोई बाई है, वो दूसरे घर में खाना बनाती है, तो उसको पैसा मिलता नहीं मिलता। और यहाँ पैसा नहीं मिलता। तो जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज है, घरेलू गतिविधियां हैं, जो हमारे मम्मी पापा काम करते हैं, जैसे कि कोई टीचर है, टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है घर में, तो वो क्या, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन वही टीचर जब स्कूल में पढ़ा रहा है, बदले में उसको पैसा मिलता है, तो पैसा मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो आज की बात एक ध्यान रखना, एक सिंपल से एक लाइन में, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके बदले में पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हम इकोनॉमिक्स में इसी को स्टडी करते हैं। जब हम जीडीपी पढ़ेंगे तब हम ऐसे डोमेस्टिक काम के लिए, जैसे मदर ने काम किया किचन में, तो उसका पैसा नहीं मिलता, तो उसको फिर हम जीडीपी में नहीं गणना करेंगे। जीडीपी में क्या, पैसे की बात होगी, जब जिस चीज का पैसा आएगा ना, वही चीज की गणना होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है बात यहाँ तक। तो हम पढ़ रहे थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कुछ काम हो रहा है, बदले में पैसा मिलता है। तो ये एक्टिविटीज को कई सारे भागों में बांटते हैं दोस्तों। सबसे पहले सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, इसको कई लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर ऐसा होता है दोस्तों, जहां पर क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, प्राकृतिक, धरती माता, सब प्रोडक्शन होता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ चीजें मिलती है ना हमको, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ऐसा सेक्टर जहां पर प्रोडक्शन कहां से होता है, जहां पर प्रोडक्शन मदर नेचर से होता है, धरती माता से जो कुछ प्रोडक्शन हमको मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। इसमें जनरल क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में आता है। अलाइड में क्या क्या हो सकता है भाई, कृषि के साथ क्या क्या होता है, आपने देखा कृषि के साथ पशुपालन होता है। ऐसा कोई नहीं देखा है जयपुर सिटी में कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो पशुपालन कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। खेती के साथ ही हमेशा एनिमल हस्बेंड्री का काम हो रहा है। खेती के साथ ही क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। तो कृषि और कृषि जुड़ी हुई एक्टिविटीज, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो। अब मधुमक्खी पालन जयपुर में थोड़ी होता है, गाँव में खेत में तो होता है ना, तो मधुमक्खी पालन होगा। चाहे वो रेशम कीट पालन हो, सेरिकल्चर हो। तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। ठीक है बात यहाँ तक। बी, सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी दोस्तों, इसको कई लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस सेक्टर में दोस्तों जो प्राइमरी माल से कच्चा माल निकलता है ना, प्राइमरी सेक्टर से, उसको यहाँ क्या करते हैं, फैक्ट्री में कुछ निर्माण करते हैं। बेसिकली ये फैक्ट्री की बात होती है यहाँ पे सेकेंडरी। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में पैदा हुआ कॉटन, इस कॉटन से यहाँ क्या बनेगा बताओ, इस कॉटन से यहाँ बनेगा कपड़ा, टेक्सटाइल। यहाँ हुआ वीट, गेहूं प्राइमरी में, तो इससे यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रेड बन जाएगा, और आगे कुछ भी और भी चीज बन सकती है, आटा भी बन सकता है। तो यहाँ बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जितनी भी होती है ना फैक्ट्री में, प्राइमरी एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है उसकी मदद से यहाँ पर कोई फैक्ट्री में मशीन के माध्यम से कोई सामान बनता है। इतनी बात समझ के क्या, यहाँ टोमेटो पैदा हुआ था, यहाँ क्या बनेगा, सॉस बनेगा। यहाँ प्राइमरी में माइनिंग आ जाता है, तो माइनिंग से यहाँ क्या होता है, स्टील बन गई। यहाँ पे क्या था, आयरन ओर था। इस प्रकार से इसमें यहाँ फैक्ट्री की मदद से कुछ चीजें बनती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं ना, उद्योग क्षेत्र, उद्योग धंधे लग रहे हैं, नई फैक्ट्री लग रही है। तो फैक्ट्री में क्या होता है, जो प्राइमरी में कुछ सामान निकलता है उससे कुछ चीजें बनती है। ठीक है बात यहाँ तक। ठीक है बात। तो फिर और आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद टर्शरी सेक्टर होता है। टर्शरी को दोस्तों कई लोग सर्विस सेक्टर कह देते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में तो आपने देखा होगा कि गुड्स पैदा होती है, कॉमोडिटी, एग्रीकल्चर गुड, जैसे कि टमाटर कुछ भी चीजें होती है जो मतलब एक्चुअली में देख सकते, छू सकते हैं। टर्शरी सेक्टर ऐसा होता है दोस्तों, इसमें कोई गुड पैदा नहीं होता, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में तो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता। ये तो क्या करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेक्टर है उसको हेल्प करता है। कैसे करता है, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है टर्शरी सेक्टर में, जैसे दोस्तों एजुकेशन आएगी, शिक्षा,
शिक्षा में कोई चीज देते नहीं। आप एक सेवा क्षेत्र है, सेवा को मैं कई बार बता चुका हूँ, वस्तु और सेवा होती है। वस्तु और मतलब वस्तु जो आप देख सकते छू सकते, सेवा को आप देख नहीं सकते। शिक्षा, टीचर ने शिक्षा दी तो उसने थोड़ा देखा आपको। हेल्थ, डॉक्टर ने कुछ लिखा पर्चे में तो डॉक्टर ने आपको क्या दिया है, स्वास्थ्य का दिया, तो इसमें कोई वस्तु थोड़ी बेची। मेडिसिन तो मेडिकल वाले ने बेची, डॉक्टर ने थोड़ी मेडिसिन बेची आपको। चाहे वो बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तो इनमें कोई वस्तु थोड़ी देते हैं। बैंकिंग में, बीमा में आपको क्या देते हैं, कोई पैसा, कोई वस्तु देते हैं क्या? पैसा दिया, बीमा हो गया, तो कोई वस्तु नहीं देते। बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रेन में बैठ के कहीं गए तो ट्रेन आपकी होगी क्या? नहीं हुई ना। आप तो कल बैठी सेवा, उसका सेवा का लाभ लिया। तो कहते हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं कि वो तो सेवा करता है, सेवा लेते हैं। तो सेवा क्या है? मसाज पार्लर में सेवा होती है, वहां कोई वस्तु नहीं भी बेची जाती। अपन मूवी थिएटर में देखने गए, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम, दूरसंचार, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ देर थोड़ी रहा वहां पर, कुछ सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सब किस में काम आती है? ये सब दोनों सेक्टर में काम आती है। अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छा कर्मचारी मिलेंगे इंडस्ट्री के लिए, अच्छा कृषि होगा, हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम बढ़िया कर सकेगा। पैसा चाहिए इंडस्ट्री खोलने के लिए तो बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो गया तो ट्रांसपोर्ट के लिए उसको क्या चाहिए? ट्रक चाहिए, वो ट्रक, रेलवे वगैरह चाहिए, टेलीकॉम की मदद चाहिए। तो ये रियल इस्टेट हो गया। अब रियल इस्टेट मतलब, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन में अंतर समझ लो। रियल इस्टेट का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी को बेचना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, किसी चीज का, वस्तु का निर्माण नहीं होता, आपने उधर से इधर बेच दी, तो रियल इस्टेट हो गया। और भी ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, होटल, होटल, यहाँ भी कोई वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, अपन रोटी खा लेते हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन कोई वस्तु का प्रोडक्शन यहाँ भी नहीं होता। तो रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया। ऐसी चीजें दोस्तों सेवा क्षेत्र में शामिल होती है। चाहे वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बेंगलुरु में, हम सब देखते हैं कितना बड़े लेवल पर काम होता है, IIT वगैरह। तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वहाँ कुछ चीज नहीं बनता। चाहे वो फोन पे काम करते हैं, क्या कहते हैं उसको, बताओ क्या कहते हैं? कॉल इंडस्ट्री, मुझे भी याद नहीं आ रहा, एकदम से मेरे भी दिमाग से निकल गया। उसको कुछ कहते हैं, कॉलिंग वगैरह फोन पे काम करते हैं, फोन पे काम करते हैं, अमेरिका के आदमी को बैठ के यहाँ पर सेवा देते हैं। तो वैसे जितने भी क्षेत्र है ना, ये सब क्या होते हैं? सर्विस सेक्टर होते हैं। तो हम पढ़ चुके थे दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के क्षेत्र 3 होते हैं। प्राइमरी, जहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज है ना, प्राकृतिक संसाधन, उससे प्रोडक्शन होता है, जैसे एग्रीकल्चर, अलाइड एंड अलाइड और माइनिंग। कृषि हो गया, फॉरेस्ट्री, वानिकी, मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया। सेकेंडरी में दोस्तों क्या होता है? सेकेंडरी में जो प्राइमरी में चीजें पैदा होती है, उससे कुछ चीजें बनती है। वे सभी गतिविधियां शामिल होती है जो कच्चे माल को उत्पाद में बदल दे। ऐसी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल था उससे क्या क्या कुछ वस्तु बना दी। इसमें जो काम करने वालों को कहते हैं ब्लू कलर जॉब। देखते हो ना श्रमिक लोग, आपने देखना हमेशा फिल्मों में, पुराने जमाने में देखना, अमिताभ बच्चन, दीवार, ब्लू ड्रेस पहने रहते हैं। वो क्यों? वो फैक्ट्री में काम करते थे, इंडस्ट्री में काम करते थे। तो यहाँ पर जो सामान्यतः वर्कर ब्लू ड्रेस में काम करते, ब्लू कपड़े में काम करते हैं, इनको क्या कहते हैं? ब्लू कलर जॉब कहते हैं। ये गाँव में अच्छी नहीं मानी जाती थी। ब्लू कलर मतलब मजदूर टाइप का माना जाता था। इसमें भी देखो आगे 3 भाग होते हैं सेकेंडरी के, और फिर हम आगे देखेंगे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एवं जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। क्या क्या हो गया इसमें? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में है ना, आप लोग बार बार सुनोगे तो मेरे मुंह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो कोई कच्चे माल से कोई सामान बन रहा है। कंस्ट्रक्शन में आप सब जानते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती है, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, इसको भी इसी में शामिल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये 3 इसके सब कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। सबसे मेजर पार्ट इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पर कच्चे माल से पक्का माल या कोई वस्तु बनाई जाती है। सेवा क्षेत्र मैंने बता दिया, इन दोनों का आप मदद करता है। परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, संचार, होटल, व्यापार, रेस्टोरेंट, वित्त एंड बीमा, लोक प्रशासन, जो सरकार चलाती है। सरकार, अब सरकार चला दी है, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, तो कोई चीज थोड़ी बेच रही है जनता को, वो बस सेवा कर रही है। लोक प्रशासन, रियल एस्टेट, व्यावसायिक, यहाँ पर जो देखना आप बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में जो काम करते हैं सर्विस सेक्टर में, वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, सफेद शर्ट, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? व्हाइट कलर जॉब कहते हैं। ये अच्छी मानी जाती है गाँव में के हिसाब से। हालांकि दोनों ही अच्छी, ऐसी कोई बात नहीं है। जॉब जॉब होती है, काम काम होता है, उसको अच्छा बुरा में नहीं मानते, लेकिन व्हाइट कलर जॉब इसको अच्छा मानते। ठीक है बात दोस्तों यहाँ तक। इसके बाद पहले पुराने जमाने में तो ये 3 ही सेक्टर माने जाते थे, लेकिन आजकल 2 और सेक्टर नए जोड़ दे। क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी, क्वार्टर का मतलब समझते हो ना, 1/4। तो क्वार्टरनरी मतलब चतुर्थक क्षेत्र। क्या होता है? चतुर्थक क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है। हायर स्टडीज वगैरह को, यहाँ पर जब बड़ा बड़ा लेवल पर रिसर्च होता है, IIT में रिसर्च होता है, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनोवेशन के काम होते हैं ना, उसको क्वार्टरली में माना जाता है। एक जमाने में इनको टर्सरी में माना जाता था, क्योंकि ये भी एक प्रकार की सेवा है, लेकिन आजकल इनको पैशन चल गया क्वार्टरनरी में। तो ठीक है, हमने भी पढ़ लिया, हमारा क्या जोर है।
ज्ञान, नॉलेज एंड स्किल बेस्ड जो सर्विसेज होती है ना, वो बेसिकली क्वार्टर में शामिल करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र में मानते हैं, जैसे नवाचार, इनोवेशन, रिसर्च, हायर एजुकेशन, इन सब चीजों को क्या कहते थे, चतुर्थक क्षेत्र कहते हैं। पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र फिर नया पैशन चल गया, एक पंचम क्षेत्र। तो इसमें दोस्तों जो टॉप जॉब होते हैं ना, टॉप पोस्ट वाले, टॉप जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं ना, एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकर होते हैं ना, उसको पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी जितनी बड़ी टॉप पोस्ट पे आरबीआई गवर्नर हो गया, सेबी का चीफ हो गया, सीनियर आईएएस सेक्रेटरी वगैरह हो गए, सीनियर आईएएस हो गए, ये सब क्या होता है, ये पंचम क्षेत्र में माना जाता है। एक जमाने में इनको भी क्या था, सेवा में माना जाता था। जैसे पीएम की पोस्ट होगी, एचएम होम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, सीएम की पोस्ट होगी, तो ये टॉप जो बड़े लेवल पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, ऐसे लोगों को पंचम क्षेत्र में रखते हैं दोस्तों। उच्च आर्थिक राजनीतिक डिसीजन जहां पे होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पंचम क्विनरी क्षेत्र कहते हैं। आरबीआई गवर्नर हो गया, पीएम हो गया, राष्ट्र प्रेसिडेंट हो गया। तो यहां तक हमारी बात क्लियर होगी क्या, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गई क्या? 5 सेक्टर होते हैं, 5 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्विनरी और है ना, और पंचम क्षेत्र। ठीक है बात। प्राइमरी में क्या होता था, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक में कुछ नहीं, जो नेचुरल धरती माता से जो प्रोडक्शन होता है ना, प्राकृतिक संसाधनों से, वो शामिल होता है। इसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी शामिल होती है। एग्रीकल्चर हो गया, एक फॉरेस्ट्री हो गया, बागवानी हो गया, या फिर हम कहते हैं इसमें फिशरीज हो गया, या हम कहते हैं इसमें जो मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर वगैरह, रेशम कीट पालन वगैरह हो गया, या इसमें डेयरी सेक्टर आ जाएगा, या इसमें माइनिंग आ जाएगी। दूसरा इसके बारे में सेकेंडरी सेक्टर, जिसको कई लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है, फैक्ट्री में काम होता है, फैक्ट्रियों में काम होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इसके भी फिर 3 पार्ट थे आगे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कच्ची चीज से पक्की चीज बनती है। कंस्ट्रक्शन, निर्माण में हम सब जानते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्डिंगें बनती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाई आ गई, थर्ड पार्ट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, वाटर की सप्लाई हो रही है, गैस की सप्लाई। फिर हमारा थर्ड सेक्टर आ गया, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में कोई वस्तु पैदा नहीं होती, वो मदद करता है बाकी सेक्टर की। इसमें क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, स्टोरेज आ गया, और क्या आ सकता है इसमें, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह आ गया, इंश्योरेंस आ गया, इसमें है ना, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर आते हैं इसमें। फिर हमारा चतुर्थक क्षेत्र था, जिसमें जो हाई स्किल्ड या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें होती है, हायर एजुकेशन की, ऐसी चीज़ें आती है। पंचम में फिर हमने देखा, पंचम में क्या, जो हायर पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, हायर इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सीएम, चीफ मिनिस्टर हो गया, आरबीआई गवर्नर वगैरह, सीनियर आईएएस, ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, ये 5 सेक्टर होते हैं। अगर आप लोग समझ गए हो तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, बात यहाँ की क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स्ड, ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट ईयर पढ़ते हैं। डिफरेंट ईयर, आपसे मैं पूछूं कि भारत में नया साल कब आता है, तो आप में से कोई अंधा भी कहेगा, क्या कहेगा बताओ? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये आता है। नए साल को हम धूमधाम से क्या मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। तो दोस्तों ये इसको एक कहते हैं कैलेंडर ईयर कहता है। कैलेंडर ईयर जो कैलेंडर में चलता है ना, या बेसिकली ये ग्रेगरियन कैलेंडर है, जो ईसाइयों के में एक जमाने में पोप थे। पोप समझते हो, वेटिकन सिटी में रहते हैं, लगभग 1500 की 16वीं सेंचुरी की बात है, उन्होंने इसको चलाया था। तो ये ईसाई का या ग्रेगरियन जो कैलेंडर के आधार पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है। उसके बाद हम कई बार पढ़ते हैं हिंदू, तो हिंदू न्यू ईयर क्या 1 जून को आता है क्या, 1 जनवरी को आता है क्या? नहीं आता, बाद में आता, गुड़ी पड़वा के दिन आता है। मुस्लिम कैलेंडर की बात करूं मैं, तो मुस्लिम कैलेंडर क्या, मैं न्यू ईयर क्या 1 जनवरी को आता है क्या? नहीं आता। और भी कई कैलेंडर हो सकते हैं, सिख कैलेंडर भी हो सकता है, तो इनका अलग अलग होता है। तो दोस्तों ऐसे ही जो भारत में हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ये कैलेंडर ईयर हो गया जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो फाइनेंस के सेक्टर में काम आता है, इकोनॉमी में काम आता है, उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं दोस्तों। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आज के बाद आप इकोनॉमी में भूल जाओ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हम जितना भी पढ़ेंगे उतना ही क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। मैं कहूंगा कि बजट अभी कौन सा चल रहा है, तो बजट चल रहा है 2023-24। ये हमेशा 2 सालों में जोड़ता है। देखो इधर अप्रैल से दिसंबर, उधर मार्च तक। तो अभी जो लेटेस्ट में बजट आया था वो बजट 2023-24 कब से कब तक लागू होगा, ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू होगा। तो इस प्रकार से जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे देश में, तब हमेशा फाइनेंशियल ईयर की बात की जाएगी। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 अप्रैल से
31 मार्च तक होता है, इसलिए हमेशा हमारा फाइनेंस ईयर 2 सालों को जोड़ेगा। भाई अभी जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाएंगे, तो कब तक बढ़ाएंगे? 2024-25 तक बढ़ाएंगे, ये नहीं 25 तक, ऐसा नहीं कहते। समझ गए बात को? तो अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बताओ? अभी चल रहा है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसको शॉर्ट में FY24 भी कहते हैं, जो लास्ट वाला होता है ना उसके नाम पर इसको जाना जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर में 2024 कह रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि 2023-24 की बात हो रही है। ये चल रहा है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024। तो आज से इकोनॉमी की स्टूडेंट कब नया साल मनाएंगे? नया साल मनाना है आपको 1 अप्रैल को, 1 जनवरी को नहीं मनाने लग जाना। नए साल आप जितने भी प्राइवेट जॉब करते होंगे सबको पता है साल चेंज होता है बैंक में, बैंक वाले अच्छे से जानते हैं। तो 31 मार्च को छुट्टी होती है, जितनी भी क्लोजिंग होती है ना उनकी, सब 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है। नया साल बैंक में कब से लागू होता है? तो 1 अप्रैल से लागू होता है। ऐसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में सब में कहाँ लागू होता है? 1 अप्रैल से लागू होता है। उस दिन सारे रजिस्टर वगैरह सब बदलते हैं। 1 जनवरी से कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो आज से जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं वो नया साल 1 अप्रैल को मनाएंगे, 1 जनवरी को नहीं मनाएंगे। ऐसे दोस्तों एक एग्रीकल्चर ईयर होता है। एग्रीकल्चर भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है, तो उसका एग्रीकल्चर ईयर अलग चलता है। उसका ईयर नहीं चलता 1 अप्रैल से, उसका 1 जुलाई से कितना जून, कितने महीने का होता है? जून, 30 जून तक ऐसे इसको मानते हैं एग्रीकल्चर ईयर। तो अगर आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी कि देश में एग्रीकल्चर ईयर, तो अपने आप समझ जाओ 1 जुलाई से 30 जून। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी नॉलेज चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? ऐसा क्यों शौक चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता। एग्रीकल्चर का सीजन ही 1 जुलाई में शुरू होता है ना। अब 1 अप्रैल से क्यों मानोगे? अप्रैल का मई का महीना तो एग्रीकल्चर के लिए फ्री है, गर्मी है, कुछ खेती नहीं होती। मानसून आता है 20-25 जून तक, 1 जुलाई तक के आसपास क्या करते हैं किसान? बुआई करते हैं। तो इसलिए 1 जुलाई तक क्या मानते हैं उसको? 1 जुलाई से कि भाई एग्रीकल्चर साल शुरू हो गया। अब जब 1 जुलाई से खत्म हो, शुरू हुआ तो खत्म तो फिर 30 जून को ही होना है, चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े। तो इसलिए एग्रीकल्चर ईयर इसको मनाया जाता है। ऐसे ही RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देखो अलग ही चलती थी दुनिया। भारत सरकार तो क्या मानती थी? 1 अप्रैल से नया साल मानती थी। कब तक मानती थी? 31 मार्च तक। ठीक है, भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है बेसिकली मैं कहूँ तो वो नया साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानते थे। लेकिन ये RBI साहब अलग ही इनके सेटिंग था, ये 1 जुलाई से नया साल मानते थे। RBI जो अपने रिकॉर्ड में 1 जुलाई से 30 जून तक एक तरह से एग्रीकल्चर ईयर को फॉलो करते थे। क्या करते थे? एग्रीकल्चर ईयर को फॉलो करते थे। देखो ये जब जो भी बनता है ना भाई, आप समझोगे नहीं, एक जमाना था आज के 40-50 साल पहले जब हर चीज एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। आज तो एग्रीकल्चर का रोल बहुत कम हो गया जीडीपी में। 100 रुपए अगर देश कमा रहा है तो 20 रुपए केवल मात्र जीडीपी इकोनॉमी से एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। लेकिन एक जमाने में 100 में से 60, 70, 80% एग्रीकल्चर से आता था। तो उस जमाने में कोई पॉलिसी बनेगी तो सब एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इसलिए हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट तो मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन RBI ने जो 1 जुलाई का ये अपनाया होगा, पुराने टाइम पर अपनाया होगा, तब वो एग्रीकल्चर हुई थी। लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि हम अलग चल रहे हैं, तुम अलग चल रहे हो, तुम हमसे अलग हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर तो आते हो भाई, तो तुम क्या करो, तुम भी इसी 1 अप्रैल को फॉलो करो। तो एक दो साल पहले से, कब से आए इसको हमको पचड़े में नहीं पढ़ना, 31 मार्च को RBI ने शामिल कर लिया। बेसिकली एक कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने, या खुद RBI ने बनाई थी, बिमल जालान कमेटी। इस बिमल जालान कमेटी ने इनको ये कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप भी क्या करो, आपका जो ये ईयर है ना उसको गवर्नमेंट के ईयर के साथ अलाइन करो। ये इनके रिकमेंडेशन थी। हालांकि बिमल जालान कमेटी इस काम के लिए नहीं बिठाई थी, कोई और काम के लिए बिठाई थी। कभी जब हम RBI पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही तो समझ लो। ठीक है बात। तो मैंने बताया डिफरेंट ईयर होते हैं। एक ग्रेगरियन कैलेंडर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हिंदू कैलेंडर भी होता है, शक कैलेंडर होता है, इस्लामिक कैलेंडर होता है। उनमें नया साल अलग टाइम पर आते हैं, अलग अलग मंथ होते हैं उनमें, कोई बात नहीं। तो हिंदू वर्ष की कोई डेट फिक्स नहीं होती। गुड़ी पड़वा से शुरू होता है, गुड़ी पड़वा से स्टार्ट होता है। तो ये ठीक बात है। इसे भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है वो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ये रट लो क्या, ये तो खैर हम जिंदगी में इतनी बार पढ़ेंगे, अभी अगले 1 महीने तक हम इतना पढ़ेंगे इसको कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से 30 जून, ये याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। RBI का मैंने बताया था, RBI क्या करता था, भी यही अपनाता था पहले 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन बाद में बिमल जालान कमेटी बनी, उन्होंने क्या किया, जो 2022 से ये सिस्टम बदल दिया। 2022 के बाद से 1 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, अपना कैलेंडर ईयर, अपना जो ईयर है उसको गवर्नमेंट के साथ अलाइन करके 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया। तो सारे ईयर समझ के क्या मजा आ जाए तो फिर ताली बजा दो, ऐसा मजा नहीं आता। इतना मेहनत कर रखी है इस नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते। सबको हम एक साथ
इकट्ठा करके लाया हूँ ऐसे कैलेंडर ईयर सबको, नहीं तो इतना कौन पढ़ाता है। देख लेना कोई भी किताब खोल के नोट, ऐसा डिफरेंट ईयर करके ऐसा किसने बना रखे हैं बताओ, सबको एक साथ क्लब कर रखा है। लेकिन हमने किया है, इसको किया है तो उसकी तारीफ करो और चैनल को लाइव सब्सक्राइब करो। देखो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ ली थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बता दी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स बता दी थी। ये सब क्लासिफिकेशन क्या था, रेगनर कृष्ण बेसिकली नॉर्वे के क्या थे, नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे, और इनको फर्स्ट नोबेल अवार्ड मिलने का सौभाग्य प्राप्त है इकोनॉमिक के फील्ड में 1969 में। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक जब हम अर्थव्यवस्था को बहुत छोटे स्तर पर इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, मैक्रो जब हम बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आयोग जितना भी होगा, बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, हम इसी को पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है बात, बेसिकली इसका फादर ऑफ जो मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं ना, वो बेसिकली जॉन मेनार्ड किन्स को कहते हैं। पूरी बात सुन लो, कल हमने एडम स्मिथ को पढ़ा था। ठीक है, लगभग 70 के दशक में ये एक्टिव थे। इन्होंने एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ द नेशन। इनकी बुक से इकोनॉमिक्स के अलग सेपरेट ब्रांच स्टार्ट हुई, तो इसको हमने क्या कह दिया था, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह दिया था। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन बेसिकली जो इन्होंने शुरुआत करी थी ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की करी थी। क्या करी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ये इंडिविजुअल बातें करते थे, इंडिविजुअल आदमी का कैसे नेचर होता है, कैसे पैसे इकट्ठा करता है, कैसे काम करता है, वो डिमांड सप्लाई का क्या खेल होता है, सब कुछ उस पर करते थे। मैक्रो इकोनॉमिक का इतना कंसेप्ट नहीं था। लेकिन बाद में 1930s में आए एक महान साइंटिस्ट, महान इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। जॉन मेनार्ड किन्स तो बहुत बड़े आदमी हैं, पिछले लगभग 100 साल में इनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो ये जॉन मेनार्ड किन्स ने एक अलग कंसेप्ट दिया, तो इनके कंसेप्ट के बाद पूरी दुनिया में एक मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट प्रचलन में हुआ। इसलिए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी किसको कहा गया, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी जेएमके को कहा गया, जॉन मेनार्ड किन्स को। किसको कहा गया, जॉन मेनार्ड किन्स को कहा गया। तो ये याद रखना, अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सीधा पूछे तो एडम स्मिथ को, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी पूछे तो जॉन मेनार्ड किन्स को हमको ध्यान रखना है। जॉन मेनार्ड किन्स ने बेसिकली इसका स्टार्टिंग की थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बेसिकली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी बुक है बहुत फेमस, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक ऐतिहासिक दो ही किताबें इकोनॉमिक के फील्ड में सबसे टॉप पे है। एक तो वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथ साहब की, और दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जॉन मेनार्ड किन्स साहब की, जॉन मेनार्ड किन्स की। ये बेसिकली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। और इनको क्या जाता है श्रेय, इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से ब्रांच के रूप में डेवलप करने का श्रेय जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये पढ़ लिया होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट ही टॉपिक बचा है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। आप लोगों ने कहने पढ़ा होगा कि इंडिया में तो पूंजीवादी सिस्टम चल रहा है, कई रशिया में समाजवादी या कम्युनिज्म चल रहा है, लेकिन इंडिया ने तो फिर क्या किया था, आज़ादी के बाद नेहरू जी ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। तो ये तीन चीज़ें क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होती है, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, इन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक लंबा टाइम लगेगा इसमें, तो अभी तो के लिए तो इतना ही पढ़ेंगे हम। लास्ट हमारा जो ये चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका लास्ट टॉपिक वही होगा जो इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।